नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल जेएल अकाउंट्स क्लासेज में। तो आज अपन बात करेंगे अपने जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए एग्ज़ाम के लिए जो ऑडिट की चैप्टर है आंतरिक नियंत्रण मतलब इंटरनल कंट्रोल के जो एमसीक्यूज बन सकते हैं उनके बारे में। तो अपना पहला क्वेश्चन है, संगठन में आंतरिक अंकेक्षण के लिए आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होएगी उसमें इंटरनल ऑडिट के लिए जो इंटरनल ऑडिटर होएगा उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, किसके द्वारा उसकी नियुक्ति होती है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, प्रबंधकों, संचालक या निदेशक मंडल द्वारा। जो मैनेजमेंट होता है वो करता है। तो उसमें मैनेजमेंट में कौन होते हैं, या तो डायरेक्टर होते हैं या जो डायरेक्टर बोर्ड होता है, जो निदेशक मंडल होता है वो इनका अपॉइंटमेंट करते हैं, वही इनकी नियुक्ति करता है। फिर क्वेश्चन सेकंड है, आंतरिक अंकेक्षण उपयोगी है। मतलब जो इंटरनल ऑडिट होती है वो किस चीज़ के फ़ायदेमंद होती है, किस चीज़ में काम आती है, क्यों करवाई जाती है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी मतलब सारी चीज़ों के लिए। मतलब क्या क्या फ़ायदे हैं उसके, मदों के गहन अंकेक्षण में मतलब जो अलग अलग मदें होंगी, जो यूनिट्स होएगी, जो उनकी गहन अंकेक्षण मतलब ऑडिट इन डेप्थ हो जाएगी। मतलब गहनता से उसकी जांच की जाती है। उसमें अशुद्धियों तथा कपटों को खोजने में, मतलब जो एरर्स और फ्रॉड्स हो गए हैं उनको पता करने में, उनके और अशुद्धियों तथा कपटों की रोकथाम में पता लगाना। मतलब अगर कोई अशुद्धियाँ या कपट हो गई है तो उनको रोकथाम करके उनका पहले ही पता लगा लिया जाता है। तो ये सारे उसके फ़ायदे हैं। फिर क्वेश्चन थर्ड है, आंतरिक निरीक्षण जांच इंटरनल चेक के अंतर्गत जांच का कार्य किया जाता है। मतलब जो इंटरनल इंस्पेक्शन होगा, मतलब निरीक्षण होगा, या आंतरिक जांच होगा जिसको बोलते हैं आंतरिक निरीक्षण बोल दो, आंतरिक परीक्षण बोल दो, या आंतरिक जांच बोल दो, ये तीनों एक ही वर्ड है, इंटरनल चेक। तो इसके अंदर जो जांच का कार्य होगा वो कौन करता है, किसके द्वारा ये कार्य होता है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा, संस्था के ही कर्मचारियों द्वारा। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के जो और दूसरे एम्प्लॉयज़ होंगे उनके द्वारा ही होता है। मतलब इसमें क्या होता है, आपने अपने पहले ही बात किया था इंटरनल चेक में, एक कर्मचारी का कार्य दूसरे कर्मचारी द्वारा स्वतः ही जांच लिया जाता है। मतलब एक के कार्य को दूसरे द्वारा जांच किया जाता है, मतलब ताकि गलतियाँ पकड़ में आ जाती है वहाँ। फिर क्वेश्चन फोर्थ है, आंतरिक अंकेक्षण इंटरनल ऑडिट का मुख्य उद्देश्य है। मतलब जो इंटरनल ऑडिट होती है, आंतरिक अंकेक्षण होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किस चीज़ के लिए वो करवाई जाती है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, ए और से दोनों। मतलब ऑप्शन ए भी है और ऑप्शन से भी है, दोनों के लिए करवाई जाती है। क्या, वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति के लिए। मतलब जो स्टैट्यूटरी जो कंप्लायंस होती है, जो औपचारिकताएं होती है, जो कार्य करने ज़रूरी होते हैं उनकी करने के लिए भाई उनकी पूर्ति हो रही है कि नहीं, वो ढंग से पूरी हो रही है कि नहीं, उनका ध्यान रखने के लिए। और व्यवसाय का कुशल संचालन के लिए, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो ऑपरेशन हो रहा है, संचालन हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, इफेक्टिवली हो रहा है कि नहीं, तो इन चीज़ों के लिए इंटरनल ऑडिट करवाई जाती है। फिर क्वेश्चन फिफ्थ है, आंतरिक निरीक्षण निम्नलिखित में से किसका भाग है। मतलब जो इंटरनल चेक जो अपन ने अभी बात की थी, आंतरिक परीक्षण, आंतरिक निरीक्षण, वो किसका भाग होता है। आंतरिक जांच जो जिसको भी बोलते हैं वो किसका पार्ट माने जाते हैं, किसका भाग मानी जाती है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, आंतरिक नियंत्रण का, मतलब इंटरनल कंट्रोल का ये पार्ट होती है। तो इंटरनल कंट्रोल में दो चीज़ें आती है, एक तो आंतरिक निरीक्षण यानी आंतरिक जांच, और दूसरी आंतरिक अंकेक्षण। तो ये दोनों चीज़ें इसमें आती है। और तीसरी होती है संपत्तियों पर जो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, वो भी इसमें ही इसका ही पार्ट माना जाता है। फिर क्वेश्चन सिक्स्थ है, आंतरिक अंकेक्षण सहायक उपयोगी नहीं होता है। मतलब जो इंटरनल ऑडिट होती है वो किस चीज़ में सहायक नहीं होती है, मतलब असिस्ट नहीं करती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उस चीज़ में उपयोगी नहीं है, मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आंतरिक अंकेक्षण करवाने से भी। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा, आंतरिक जाँच में। मतलब जो इंटरनल चेक होगी उसमें आंतरिक अंकेक्षण का कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्यों, आंतरिक जाँच तो ऑटोमेटिक पहले ही हो चुकी होती है, आंतरिक अंकेक्षण अलग से करवाया जाता है। बाकी गहन अंकेक्षण में इसका फ़ायदा मिल जाएगा कि भाई जो आंतरिक अंकेक्षण किया हुआ होता है तो गहनता से जांच करने में उसका फ़ायदा मिलता है, त्रुटियों का कपट रोकने में ये उपयोगी है ही। और वैधानिक अंकेक्षण कोई करवाया जाता है तो वो इंटरनल ऑडिट के हिसाब से वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं और उस हिसाब से जो भी कमियां हैं वो पता कर सकते हैं और इस हिसाब से ऑडिट करने में ईजी रहता है। फिर क्वेश्चन सेवंथ है, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में। मतलब जो इंटरनल चेक जो प्रणाली होती है जो इसमें क्या होता है, तो ये अपन ने बात कर ली। आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा यहाँ, प्रत्येक कर्मचारी के कार्य की जांच अन्य व्यक्ति द्वारा की जाती है। मतलब संस्था का जो एक कर्मचारी होगा उसके जो काम किया हुआ होगा उसकी जो जांच होगी, जो चेक है, वो ऑटोमेटिकली दूसरे व्यक्ति दूसरे कर्मचारी द्वारा की जाती है। तो ये ऑटोमेटिकली ये काम होता है इंटरनल चेक में। फिर क्वेश्चन 8 है, आंतरिक अंकेक्षण इंटरनल ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है। मतलब आंतरिक अंकेक्षण जो होगा, जो इंटरनल ऑडिट होएगी वो कौन करता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा,
मतलब इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है, इसका मतलब ये हो गया क्वेश्चन का। तो वो है प्रबंध संचालक मंडल द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा, मतलब जो आंतरिक अंकेक्षण जो होगा वो मैनेजमेंट या जो डायरेक्टर बोर्ड होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, उनके द्वारा जो भी अपॉइंट किया हुआ व्यक्ति होगा, जो अपॉइंटमेंट करेंगे जिस भी व्यक्ति को, तो वो इंटरनल ऑडिट करता है। फिर क्वेश्चन 9 है आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन करते समय एक कंपनी के वैधानिक अंकेक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मतलब जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है किसी भी संगठन का, उसका इवेल्यूएशन करते हुए, मूल्यांकन करते हुए, उसको देखते हुए एक जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होगा उसका क्या मुख्य उद्देश्य होगा, क्या ध्यान में रखना चाहिए उसको चेक करते समय। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन नया आएगा, ठोस अंकेक्षण जांचों के स्वभाव, समयावधि एवं सीमा का पता लगाना। मतलब वो जो नियंत्रण प्रणाली है वो जो ठोस अंकेक्षण जांचों के जो स्वभाव है, नेचर है, समयावधि है, जो पीरियड है उसका, और जो लिमिटेशन है वो उनका ध्यान रखते हुए वही वो उनकी फुलफिल कर रही है कि नहीं, उन चीज़ों का उसको ध्यान मतलब वो काम में आ रही है कि नहीं, उन चीज़ों का वो कवर कर रही है कि नहीं, इस चीज़ का उसको ध्यान रखना चाहिए। फिर क्वेश्चन 10 है जब अंकेक्षक को अंकेक्षण के अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण पद्धति में सारवान कमियों का पता लग जाता है तो उसे अपने निष्कर्षों की खबर देनी चाहिए। मतलब जो ऑडिट कर रहा है ऑडिटर, तो उसको अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कोई सिग्निफिकेंट कमियां नज़र आ जाती है, कोई एरर्स नज़र आ जाती है जिसका उसको पता लग जाता है ऑडिट करते हुए ही, तो उसको जो अपना निष्कर्ष निकालेगा वो उसका जो भी उसके खबर किसको देनी चाहिए। मतलब ये जो कमियां उसको पता चल जाएगी तो ये कमियों की उसको न्यूज़ जो है या ये खबर जो है ये कहाँ देनी चाहिए, किसको ये बतानी चाहिए। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन नया आएगा, संचालक मंडल को संचालक मंडल की कमेटी को। मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कोई कमेटी बनी हुई है तो उनको ये बताना चाहिए कि भाई आपकी ये इसमें ये कमियाँ हैं आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, इसको दुरुस्त करवाओ, इसको सही करवाओ। फिर क्वेश्चन 11 है आंतरिक अंकेक्षण है, मतलब जो इंटरनल ऑडिट है वो क्या है। तो ये आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, आंतरिक नियंत्रण का भाग। तो अपन ने पहले ही बात कर ली थी, ये इंटरनल कंट्रोल का एक पार्ट होता है, इसका भाग माना जाता है, मतलब इसी में ये शामिल होती है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में। फिर क्वेश्चन 12 है आंतरिक परीक्षण की प्रणाली सुनिश्चित करती है कि, मतलब जो इंटरनल चेक की जो सिस्टम है वो क्या सुनिश्चित करता है, वो क्या देखता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा। अपन ने पहले बात कर ली थी, एक कर्मचारी का कार्य दूसरे कर्मचारी द्वारा किया जाता है, तो एक कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य का परीक्षण स्वतः ही दूसरे कर्मचारी द्वारा हो जाता है। मतलब ये प्रणाली सुनिश्चित करेगी कि एक कार्य का एक व्यक्ति के द्वारा, एक कर्मचारी के द्वारा किए गए कार्य का परीक्षण चेक ऑटोमेटिक ही दूसरे कर्मचारी द्वारा हो जाए। इसके लिए अलग से कोई प्रणाली नहीं करनी पड़े या अलग से कोई चेकिंग नहीं करनी पड़े, मतलब इस हिसाब से ऑटोमेटिक ही वो चेक हो जाए। फिर क्वेश्चन 13 था निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक अंकेक्षक का विशिष्ट कर्तव्य नहीं है। मतलब जो इंटरनल ऑडिटर होगा उसका कोई स्पेशल ड्यूटी नहीं है, मतलब विशिष्ट कर्तव्य नहीं है, मतलब कोई स्पेशल उसको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ड आएगा, अपनी ओर से अनुसंधान करना। मतलब अपनी ओर से कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करना है, उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है, अनुसंधान नहीं करना है, जो उसके कर्तव्य जो हैं उन्हीं का ही ध्यान रखना है, उन्हीं के हिसाब से कार्य करना है। मतलब क्या क्या संगठन संरचना की जांच कर लेनी चाहिए, उसको योजनाओं तथा लक्ष्यों का मूल्यांकन, मतलब इवैल्यूएशन करना चाहिए कि उसकी क्या पॉलिसीज है और उसके क्या गोल हैं, क्या लक्ष्य हैं। और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता का परीक्षण, मतलब जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो पर्याप्त है कि नहीं, उसकी जो उसका परीक्षण वो कर लेगा कि वो सफिशिएंट है कि नहीं, बाकी अपनी ओर से उसको कोई अनुसंधान नहीं करना होता है। फिर क्वेश्चन 14 था आंतरिक नियंत्रण में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं, शामिल होते हैं। मतलब इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या शामिल होते हैं। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, ये अपन ने पहले बात कर ली, इसमें 3 चीज़ें शामिल होती है। क्या क्या, आंतरिक जांच, आंतरिक अंकेक्षण तथा संपत्तियों पर भौतिक नियंत्रण। मतलब इंटरनल चेक या आंतरिक निरीक्षण, आंतरिक परीक्षण, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, आंतरिक जाँच। या दूसरा होता है आंतरिक अंकेक्षण मतलब इंटरनल ऑडिट। और तीसरा होता है संपत्तियों पर भौतिक नियंत्रण, मतलब जो असेट्स होगी उस पर फिजिकल कंट्रोल। ये 3 चीज़ें आंतरिक नियंत्रण मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में शामिल होती है। फिर क्वेश्चन 15 है आंतरिक नियंत्रण मतलब इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, प्रबंधन द्वारा अपनाई गई नियंत्रण की एक संपूर्ण पद्धति है। मतलब इंटरनल कंट्रोल जो होगा, जो सिस्टम है वो जो मैनेजमेंट द्वारा जो कंट्रोल के लिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रोल करने के लिए जो एक पूरी फुल फ्लेज जो पद्धति होगी, जो सिस्टम होगा, उसको ये आंतरिक नियंत्रण का भाग माना जाता है। आंतरिक नियंत्रण का ही मतलब ये माना जाता है कि आंतरिक नियंत्रण वो पूरी एक पॉलिसी है उसके लिए। फिर क्वेश्चन 16 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 138 के अंतर्गत आंतरिक अंकेक्षण हो सकता है। मतलब जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसकी जो सेक्शन है 138, उसके अनुसार इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है, आंतरिक अंकेक्षक कौन हो सकता है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त में से कोई भी। कौन कौन, एक चार्टेड अकाउंटेंट मतलब एक सनद लेखाकार,
या सीए, एक पेशेवर व्यक्ति मतलब एक प्रोफेशनल व्यक्ति कोई भी, या एक लागत लेखाकार मतलब एक कॉस्ट अकाउंटेंट, कोई भी ये आंतरिक अंकेक्षक बन सकता है, इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। मतलब यही बन सकते हैं, हर किसी को इंटरनल ऑडिटर नहीं बना सकते हैं। फिर क्वेश्चन 17 है, आंतरिक अंकेक्षक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। मतलब जो इंटरनल ऑडिटर होगा वो जो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, तो अब साथियों जैसे इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो गया उसको ही वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं ऑडिटर। तो यहाँ आंतरिक अंकेक्षक को नियुक्त अपने प्रबंधक करते हैं, तो ये रिपोर्ट भी जो देगा वो उन्हीं को सबमिट करेगा। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, प्रबंधकों, संचालक, निदेशक मंडल को। मतलब जो मैनेजमेंट होगा जिसमें चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो या निदेशक मंडल हो, जो भी हो, उनको ये रिपोर्ट अपनी सबमिट करेगा। फिर क्वेश्चन 18 है, आंतरिक निरीक्षण का लाभ नहीं है। मतलब जो इंटरनल चेक है, आंतरिक परीक्षण है, आंतरिक जांच है, उसका क्या फ़ायदा नहीं है, क्या उसका बेनिफिट नहीं है, मतलब उससे वो करवाने से उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा, समय एवं श्रम का अपव्यय। मतलब जो समय और जो लेबर होगी उसका अपव्यय होता है, मतलब वो फ़ायदा नहीं करती है, वो मिसयूज एक तरह से होता है इसका। तो ये एक इसका फ़ायदा नहीं है। मतलब इसमें जैसे एक जने का काम दूसरा जना करेगा तो उसका टाइम ख़राब होएगा, तो उसके समय का अपव्यय हो जाएगा, उस श्रम का अपव्यय हो जाएगा कि इस हिसाब से कि वो उतने समय में कुछ दूसरा काम करता, तो समय एवं श्रम का अपव्यय हो जाता है, मिसयूज होता है इसका। मतलब ये फालतू आप ज़्यादा टाइम लग जाता है और लेबर ख़राब होती है इसमें। बाकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है कि भाई एक जने का काम दूसरा चेक कर रहा है तो उसकी गलतियां पकड़ में आती है, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है, वो उसी हिसाब से चेक अच्छे से काम करेगा कि मेरे काम की कोई और जांच करेगा तो कोई गलतियां नहीं निकल जाए। व्यवसाय के समय का सदुपयोग इस हिसाब से हो जाएगा, कोई बड़ी गलती आगे पकड़ में मतलब उसके लिए अलग से कोई ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, वो छोटी मोटी गलतियां वहीं पकड़ में आ जाएगी, तो समय पर वो पता चल जाएगी। तो ऐसे समय का सदुपयोग होता है और अंकेक्षण कार्य सरल हो जाता है कि भाई जो ऑडिटर आंतरिक अंकेक्षक या कोई और भी अंकेक्षक जो आएगा वो आंतरिक निरीक्षण के हिसाब से अपनी ऑडिट इजीली कर सकता है। फिर क्वेश्चन 19 है, आंतरिक निरीक्षण का आधारभूत सिद्धांत है। मतलब जो इंटरनल चेक है, आंतरिक परीक्षण है, आंतरिक जांच है, उसका जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, आधारभूत मूल जो सिद्धांत होता है उसका वो क्या है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन नया आएगा, श्रम विभाजन का सिद्धांत। मतलब इसका जो प्रिंसिपल है वो लेबर डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करता है, मतलब श्रम विभाजन पे। मतलब ये काम इस हिसाब से बांटा जाता है इसमें कि एक कर्मचारी का काम दूसरे द्वारा चेक ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर क्वेश्चन 20 है, आंतरिक अंकेक्षक हो सकता है। मतलब जो इंटरनल ऑडिटर है वो कौन हो सकता है, तो अपन ने बात कर ली थी पहले तो कि भाई कौन कौन हो सकते हैं। अब वो बात कर ली कि वो अंदरूनी होगा या बाहरी होगा, उस पर बात करते हैं। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा उपरोक्त दोनों में से कोई भी। मतलब वो चाहे तो संस्था का कर्मचारी हो सकता है, चाहे तो वो बाहर का कर्मचारी हो सकता है, दोनों ही वो हो सकता है, लेकिन वो सीए या पेशेवर व्यक्ति या कोई कॉस्ट अकाउंटेंट ही होना चाहिए। फिर क्वेश्चन 21 है, व्यवसाय के प्रत्येक आंतरिक पहलू को योजनाबद्ध तरीके से नियंत्रित करने को कहा जाता है। मतलब जो इंटरनल जो भी एस्पेक्ट होंगे, जितने भी पहलू होंगे व्यवसाय के बिजनेस के, उनको योजनाबद्ध मतलब प्लानिंग के तहत कोई कंट्रोल करने को जो प्रोसेस होएगी, जो प्रक्रिया होएगी, जो मेथड होएगा उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, आंतरिक नियंत्रण। मतलब इंटरनल कंट्रोल, उसको सिस्टम जो मेंटेन होता है इस चीज़ के लिए, कंट्रोल करने के लिए सारी चीज़ों को, उसको इंटरनल कंट्रोल यानी आंतरिक नियंत्रण कहते हैं। फिर क्वेश्चन 22, आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था को स्थापित लागू करने की जिम्मेदारी है। मतलब जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा इसको लागू करने की, स्थापित मतलब एस्टेब्लिश करने की या इसको लागू करने की, मतलब अप्लाई करने की, इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, किस पे ये जिम्मेदारी होती है कि वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम व्यवसाय में लागू करे, उस पर स्थापित करे और उसका ध्यान रखे। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन आएगा प्रबंधन की। मतलब जो मैनेजमेंट होगा उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था को वो बरकरार रखे। तो साथियों यहाँ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से जो क्वेश्चंस अपने एमसीक्यूज अपने एग्जाम के हिसाब से बन सकते हैं वो मैंने कवर करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको और अगले चैप्टर के एमसीक्यूज लेकर हाजिर होऊंगा, तब तक प्लीज़ वेट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही अपने यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।